हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका टुडे करंट अफेयर्स। और यहाँ पे आपकी जो डेली क्लासेज ली जाती थी शिवानी मैम के द्वारा, तो अभी थोड़ा सा उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, तो देखिए 1-2 दिन में वो आपकी कंटिन्यू क्लास लेने लगेगी। तब तक को आप थोड़ा सा ना मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस हम लोग यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, अच्छे तरीके से बता पाऊँ। तो इसमें आज हम लोग क्या बात करेंगे कि जो भी आज की मतलब पूरे दिन की इम्पोर्टेंस न्यूज़ है, मतलब कल की जो थी वो आज कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी आती हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरे देश में क्या क्या चलता रहता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें रिलेवेंट है, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। सो दैट यहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना है कि अपनी पेन और कॉपी जो भी आपके पास हो वो निकाल लेना है। क्योंकि यदि देखिए आप लिखते जाते हैं ना साथ साथ, जब भी आप कोई क्लास ले रहे हैं और आप उसे लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और रिवाइज करने में आपके पास बहुत अच्छा मतलब एक आसान मिल जाएगा कि चलो ठीक है, हमारे पास ये मैटर है, हम इसे रिवाइज कर लेंगे या आसानी से हम इसे कर सकते हैं। और यदि आपने आज मेरी क्लास सुनी या किसी की भी क्लास ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इतना दिमाग स्ट्रांग नहीं होता है। वो एक टाइम बाद चीज़ें स्किप कर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपसे सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब हमें उस चीज़ की प्रॉपर रियल में ज़रूरत होगी वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती। इसलिए मैं यहाँ पे आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप लिखते जाया करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जो भी मेन पॉइंट होते हैं सारी की चीज़ें नहीं उतारनी है, जहाँ लिखना मैं बताऊँगी कितना लिखना है, तो बस उतनी उतनी चीज़ें आपको नोट करते जाना। खैर, टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ की आज की जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो बात करती है कि इंडिया गेट पर जो लगाई जाएगी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा, ये किसने घोषणा की है? पीएम मोदी जी ने की है। तो इनमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे क्या नोट करना है। सबसे पहले, जो सुभाष चंद्र बोस थे, अपने कंट्री के रियल हीरो थे, आपको पता है, अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, बखूबी पता है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। तो इनकी जो हमारी बर्थ एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, या जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनका ये जन्म दिवस मनाते कितने साल हो गए हैं? तो इस बार जो मनाया जाएगा 125वां जन्म दिवस इस बार मनाया जाना है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि इंडिया गेट पे हम क्या करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाएगी। और इसमें बस इतना ध्यान रखना आपको, इसके बारे में जब डिटेल आएगा तो डिटेल से चर्चा की जाएगी। बस अभी इतना ही घोषणा की गई है कि प्रतिमा लगाई जाएगी। कहाँ पे लगाई जानी है? इंडिया गेट पे लगाई जानी है। इंडिया गेट इन द सेंस दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो दिल्ली में लगाई जानी है। और ये किसकी बनी है? तो ये बनी है आपकी ग्रेनाइट से बनाई जाएगी। अभी बनी नहीं है, बनाई जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा कि अभी से मार्क करने की बन चुकी है या लग चुकी है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि उनका जो है जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, 125वीं जयंती है। और उसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने इंडिया गेट पे इसको स्थापित करने की बात की है। और ये बनेगी किसके? ग्रेनाइट से बनाई जाएगी, लेकिन अभी बनी नहीं है। और यहाँ पे अब इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितनी है वो जब बनेगी तब बात की बात होगी, ठीक है। तो बस इस पहली न्यूज़ से आपके लिए इतनी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट थी। अब आते हैं हम दूसरी न्यूज़ पे। और यहाँ पे जब तक ये नहीं बनती है ना, तो उसका होलोग्राम प्रतिमा जो होती है उसको वहाँ पे मौजूद रखा जाएगा। उसके बाद जब बन जाएगी तो उसे स्थापित कर दिया जाएगा। अब देखिए सेकंड जो न्यूज़ है, तो ये भी पीएम मोदी जी से ही रिलेटेड है। ड्यू टू कोविड यहाँ पे मोदी जी कहीं आ जा रहे नहीं है, वर्चुअल ही सारा काम हो रहा है। अब जब वर्चुअली सारा काम हो रहा है, तो एक और यहाँ पे काम हुआ है। वो क्या हुआ है कि मॉरिशस की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ी है यहाँ पे, यानी कि इंडिया के साथ। तो मॉरिशस में होने क्या जा रहा है? पीएम मोदी व मॉरिशस के पीएम ने संयुक्त रूप से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। वो कौन कौन से हैं, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट का नाम क्या क्या है। तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? जो मॉरिशस में बनी है सामाजिक आवास इकाई परियोजना, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि कुछ और परियोजनाएं हैं यहाँ पे कि जो हमारी है ये सिविल सर्विसेज क्लासेज व 8 मेगावाट की सोलर पीबी फार्म जो है ये भी वहाँ पे मॉरिशस में लगाई गई है, इसकी आधारशिला रखी गई है, दोनों मिलके बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि यहाँ पे जो मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है, किसके लिए? भारत से मॉरिशस को $19 करोड़,
ऋण दिया जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऋण दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेट्रो एक्सप्रेस बन रहा ना, उसका नाम पहले दूसरा था, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी को डेडिकेट किया गया है। महात्मा गांधी के नाम से अब जो मॉरिशस का भी मेट्रो बनेगा वो महात्मा गांधी के नाम से बन रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जानने लायक बात है वो ये है कि महात्मा गांधी के नाम से कहाँ पे, इंडिया में नहीं, मॉरिशस में बन रहा है। इंडिया सहयोग कर रहा, ऋण दे रहा, लेकिन इंडिया में नहीं बन रहा। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, और इसमें क्या बताया गया था कि 13 वैश्विक नेताओं में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक। ये जो आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें क्या बताया गया, वर्ल्ड लीडर्स रिपोर्ट है 2022 की, और यहाँ पे कुछ लोगों को क्या किया गया है कि शामिल किया गया है, जिनका आकलन किया गया है कि लोग किससे ज़्यादा, कौन सा इतना पॉपुलर पर्सन है, किसे लोग पसंद करते हैं, उसमें से भाई कौन आ रहे हैं। तो मोदी जी जो है वो पहले नंबर पर है। एंड मोदी जी पहले नंबर पर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि लगातार अभी 2-3 साल से पहले नंबर पे आ रहे हैं। 2019 यानी कि 2021, इससे पहले का आप देखेंगे, उसमें भी पहले नंबर पे थे, 20 में भी पहले नंबर के थे, 19 में भी ये पहले नंबर के थे। तो आपको ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि अभी 3-4 साल से लगातार मोदी जी जो वर्ल्ड लीडर्स रिपोर्ट आ रही है उसमें से, यानी कि जो लोकप्रियता सबसे अधिक जिसकी पूरे विश्व में लोकप्रियता है, तो वो कौन से ऐसे वैश्विक नेता हैं, तो मोदी जी फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और जो वोटिंग हुई वहाँ पे इनको कितना मिला, 71% इनको वोटिंग मिली है। उसके बाद जो बाइडेन है, जो कि आपको पता है कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, यहाँ पे 43% का यहाँ पे वोटिंग मिली है, वो चौथे 5वें नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं वो पहले नंबर पे हैं, और पहले नंबर पे एक बार नहीं, अभी कई बार लगातार रह चुके हैं। बस इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये कौन सी रिपोर्ट है, वो अमेरिकी रिसर्च फर्म जो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक इसको लॉन्च किया जाता है। ये वर्ल्ड्स लीडर रिपोर्ट्स 2022 की लॉन्च की गई है। इतना आपके लिए ज़रूरी है, और ये सब बातें इतना ज़्यादा आपको नहीं है कि क्या कौन है, जाने दीजिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पे 2022-23 में यदि हम बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान, यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, बताया जा रहा है कि 7.6% उससे बढ़ेगी ये। खैर देखिए कितनी बढ़ रही है, मतलब डाटा इतना ज़्यादा दे देते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से इकोनॉमिक्स तो बन जाते हैं। पता नहीं 9 पॉइंट कुछ दे देंगे, किसी का कुछ होगा। हर एक अपना अपना, कभी आईएमएफ लॉन्च करेगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी रहने वाली, कभी एडबी लॉन्च करेगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी रहने वाली, कभी कोई लॉन्च करेगा, जिसका मन करता वही लॉन्च कर देता। और लॉन्च करते हैं तो भाई साहब ठीक है, लेकिन ऐसे करते हैं ना, कोई तो बिल्कुल लो कर देगा कि मतलब 5-4 इतने में अल्लाह आ गया, कोई तो इसको इतना इंक्रीज कर देता कि मतलब पूछो ही मत कि कितने पे जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये 9.1% रहने की बात की जा रही थी। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, यानी कि जो IRR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इसके अनुसार जो वित्त वर्ष हमारा है 2022 से लेके 23 वाला, अभी जो 1 फरवरी को बजट भी आपका पेश होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि 7.6% की दर बढ़ सकती है। इसको आप छाप लीजिए, कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं, ना बढ़ती ना घटती, बस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक संकट बन जाता है कि उनको रट्टा मारना पड़ता है। आप लोग भी इसको लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप लिख लेंगे कि अभी जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, तो इनके अनुसार 2022-23 की भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी रहने वो कितना बढ़ेगी, तो वो 7.6% की बात की गई। अभी इसके आगे क्या हुआ था भाई, IRR ने क्या बताया कि 2022-23 में वास्तविक जो जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी की हम बात करें, तो 2019-20 यानी कि कोविड पूर्व जो स्तर से 9.1% अधिक रहेगी। गजब है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि IRR के मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं अभी वर्तमान में कौन है, सुनील कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि केंद्र सरकार और RBI से आर्थिक वृद्धि की रिकवरी में मदद मिलने की उम्मीदें हैं। भाई उम्मीदें जता रहे हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता है, तो बस ये उम्मीदें जता रहे हैं। इतना याद रखना कि कितनी रहने वाली है रियल जीडीपी, इन्हीं के अनुसार जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इनके अनुसार कितनी रहने वाली है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं आगे, इंडिया गेट पर 50 वर्षों तक कैसे जलती रही अमर ज्योति मशाल।
भाई कतई कबों क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब पीडीएफ में है तो आप जान लीजिए कि अब कैसे चलती रहेगी मसाल, क्योंकि यहाँ पे जो अभी मसाल जलाई जा रही थी, सबसे पहले मैं उसके कुछ की पॉइंट्स बता दूं। इसमें क्या हुआ था, जो इंडिया गेट जहाँ पे अभी सुभाष चंद्र जी बोस की जो है वो अभी प्रतिमा स्थापित की जानी है, वहीं पे एक मसाल जलाई जा रही थी। उस मसाल का नाम क्या था, अमर जवान ज्योति। ये अमर जवान ज्योति के नाम से वहां पे मसाल जल रही थी। ये क्यों जल रही थी, हुआ क्या था कि जब अब यहाँ का बांग्लादेश का 1971 में युद्ध होता है, उसमें जितने भी सैनिक क्या थे, मारे जाते हैं, ठीक है, जितने भी सैनिक शहीद होते हैं, तो उनकी याद के उपलक्ष्य में ये ज्योति जलाई गई थी। और यहाँ पे हुआ क्या था, ये लिखा भी गया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में यहाँ पे अब क्या कर दिया जाएगा, इसको विलय कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्या है, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है, तो इसमें क्या किया गया, 2019 में बना, ये मोदी जी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डिफेंस के आदमी हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपका सीआरपीएफ हो, डिफेंस मतलब कि जो भी आपके यहाँ पे सेनाएं जितनी भी हैं, जितने प्रकार की आप जानते हो, उन सबको, बीएसएफ है, जितनी भी हमारी हैं, जो भी सेना में काम करते हैं, उन सब में से कोई भी शहीद हो, पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि इंडिया नेवी और इसके लिए एयरफोर्स के लिए बस काम किया जाएगा। मैंने अलग जो आपके रीजनल क्षेत्र वाले हैं उनके लिए भी बताया, यदि उनमें से भी कोई व्यक्ति शहीद होता है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, तो उनका नाम लिखा जाता है। बस इतनी सी बात है कि वहाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा। जब नाम सबका लिखा जाएगा वहाँ पे, तो भाई सरकार ने कहा कि ये ज्योति यहाँ जल रही है, ये नाम यहाँ लिखे जाने का क्या फायदा है, तो इस ज्योति को आप क्या करो, यहीं ला के क्या कर दो, यहीं पे अब रखी जाएगी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये जो अमर जवान ज्योति है, वो कब से ये जलाई जा रही है, 1971 में, 1971 के बेस में जो लड़ाई वगैरह हुई थी, तो उससे 26 जनवरी 1972 से इसे स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको नोट कर लेना है, ये पीडीएफ के चक्कर में आपको नहीं नोट करना, मैं जो बता रही हूँ उसको नोट करना है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1972 को इसे स्टार्ट किया गया था, दिल्ली में ही, आपको पता है इंडिया गेट दिल्ली में ही है। और अब यहाँ पे इसे कहाँ पे ले जाके रखा जाएगा, जहाँ पे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। ये कब बना, 2019 में बनता है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। किसने बनवाया था, मोदी जी ने बनवाया था, बस सिंपल सा है। तो और युद्ध स्मारक में क्या है, तो यहाँ पे लोगों, जितने भी शहीद, हाँ, जो आर्मी मैन है, मतलब जितने भी डिफेंस मैन है, उनके यहाँ पे नाम लिखा जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, बस नाम लिखा जाता है, तो वहीं पे जलाई जाएगी। बस कुछ इतनी बातें याद रखना है। और हाँ, ये सब होता क्यों है, क्योंकि होता यही है कि जब मतलब शतक लग रहे हो या अर्धशतक लग रहे हो, तो भाई यहाँ पे इनके 50 साल पूरे हो चुके हैं अमर ज्योति जलते हुए। ये पहले जलाई जाती थी, किस तरीके से जलती थी, आपके मन में जिज्ञासा तो होगी कि भाई कैसे जलती थी ये, अभी तक कैसे जलती रही, तो तेल से तो जलेगी नहीं। यहाँ पे क्या होता था कि जो एलपीजी सिलेंडर है ना, उसकी मदद से जलाई जाती थी, और उसके बाद से जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, तो उस मतलब कि उसके द्वारा जलाया जाने लगा। और एक ज़रूरी बात तो भूल ही गया, यहाँ पे लिखिए आप थोड़ा सा, कि कौन सी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी जिनके टाइम पीरियड पे ये किया गया था। प्रधानमंत्री थी तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। उनके टाइम पे ये किया गया था शिमला समझौता भी, जब बांग्लादेश और इसका युद्ध होता है, यानी कि बांग्लादेश के इधर से पाकिस्तान था ना, हमला कर देता है बांग्लादेश में, तो भारत सहायता करने के लिए जाती है। तो जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध होता है, उसके बाद शिमला कन्वेंशन होता है, और वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री थी, तो वो थी इंदिरा गांधी जी ही, जब शिमला समझौता होता है तब। जब 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ था, उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। खैर आते हैं आगे। अब यहाँ पे है कि एयर इंडिया के CMD नियुक्त किए गए हैं, कौन है वो, IAS अधिकारी विक्रम देव दत्त। सब आपको एक क्वेश्चन है, ये बताना है कि जो एयर इंडिया है,
अभी किसके अंडर में है? ये एयर इंडिया अभी कुछ इधर उधर घूम रहा था। अब बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में इसका अभी ऑनर कौन बना हुआ है या किसके हाथ में एयर इंडिया जो है वो अब आ चुकी है, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके जो अभी सीएमडी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं तो आपके यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कतई नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये आपके जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं और कभी कभी कुछ सन की स्टेट पीसीएस वाले भी ऐसे क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो ये याद रखना आपको कि इनके अभी हेड कौन यानी कि सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं, वो हैं जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे विक्रम देव दत्त। अब आते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं कि इनके बारे में अब ज़्यादा जानना जरूरी नहीं कि क्या कैसे था। ये था आपका नेक्स्ट जो न्यूज है, हैदराबाद में 5 फरवरी को रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। भाई गजब, जनता बेरोजगारी से मर रही है और यहाँ कुछ किसी और में ही पैसा खर्च हो रखा है। देखिए क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो उन्होंने घोषणा की है कि 5 फरवरी आने वाली है, अभी आई नहीं है, तो ये हैदराबाद में क्या किया जाएगा, 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक जो थे आपके रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया जाएगा, अनावरण करेंगे। और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाएगा। और यहाँ पे जो बैठने की मुद्रा में ये जो प्रतिमा है, खड़े वाली नहीं, जैसे ऐसे खड़े होते हैं ना वो, मतलब जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस जी की बनी है तो खड़े हो, मतलब उनको खड़ा किया जाएगा। जैसे सरदार पटेल जी की बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसे 182 फीट ऊंची है, वो भी क्या है, खड़ी है। तो हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो मैंने तो बताया सरदार पटेल जी की है, लेकिन ये किस नदी के किनारे पर है और कहाँ पे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर जाएंगे। और इसके बाद अब क्या होता है, इसको कोई स्किप नहीं करेगा, चुपचाप लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम होगा, कहाँ पे बनेगी, हैदराबाद में बनाई जाएगी। किनकी मूर्ति बनाई जानी है, रामानुजाचार्य की बनाई जानी है। वो कौन थे, एक समाज यानी कि संत और समाज सुधारक थे। और इसके बाद ये बैठने में कैसे, जैसे गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उसी तरीके से ऐसे ये सावधान की मुद्रा में बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे। तो ये बैठने पे जो प्रतिमा बनेगी तो उनमें से सबसे ऊंची होगी, क्या होगी, ये सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। और ये किससे बनी है, तो ये आपकी बनी जाए मतलब कि जो बनी वो सोने, चांदी, तांबे और पीतल जस्ते से ये प्रतिमा बनाई गई है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। किससे बनी हुई है, सोने, चांदी, तांबे, पीतल और जस्ते के मिश्रण से ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद में बनी हुई है। हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में है, तो याद रखना। अब आते हैं आगे, यहाँ पे बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट सबसे पहले ये जो थे इसमें से कुछ और प्रतिमाएं हैं, जैसे कि एक था स्टैचू ऑफ पीस करके था, ठीक है, तो वो यूपीएससी के यानी सॉरी यूपीपीएससी के क्वेश्चन में अभी जो एग्ज़ाम हुआ पीटी का उसमें पूछा गया था। तो इसको याद रखना है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उन्होंने ये सोचा कि जो स्टैचू ऑफ पीस है वो कहाँ पे हो सकता है। तो मतलब ठीक है कि अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है यहाँ पे गुजरात पे, और जब गुजरात पे बना है तो ऑब्वियस है कि वो भी वहाँ पे हो सकता है, बट ये गलत है, राजस्थान में है। तो इन सबको थोड़ा सा याद रखना है आपको कि स्टेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इस पे नज़र बनाए रखिएगा कि क्या कहाँ पे है, वरना जो एग्जामिनर होते हैं बहुत बुरे तरीके वाला फंसाते हैं हमें कि मतलब पढ़ो कुछ और आता कुछ और है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए आपको सारी बातें ध्यान रख के चलनी है। अब आते हैं आगे, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में बातें की गई हैं। तो आई होप कि ये प्रीवियस ईयर के ही आपके क्वेश्चन होंगे एंड आप कर भी सकते होंगे। बट देखिए क्या है इसमें कि जो ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की जो बात की गई है यहाँ पे, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा ये स्टीयरिंग्स ग्रुप है ना, इसके लिए क्या किया गया है कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और ये कौन है, ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है। कुछ और हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा।
यहाँ पे जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आप देखे होंगे ना कि जो ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, जो प्रचार करते हैं, आपको थोड़ा उनका बारे में पता होना चाहिए कि जैसे बायजूस का प्रचार कौन करते हैं, शाहरुख खान करते हैं। अनअकैडमी है, अब हाल में देखेंगे अनअकैडमी का जो प्रचार है वो कौन करते हैं, सचिन तेंदुलकर करते हैं। तो अनअकैडमी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। शाहरुख खान जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो शाहरुख खान आपके हैं किसके, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे ही मतलब बहुत सारे जो भी आपके जैसे अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए, तो इन सब के मतलब किसी न किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो विजय शेखर शर्मा को बनाया गया है, तो इसमें बात क्या हुई है कि जो हमारे वैश्विक इंटरनेट निकाय यानी कि ये वर्ल्ड लेवल का है, ICANN द्वारा जो समर्थित है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने क्या किया है कि पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक, यहाँ से एक बात और आपकी क्लियर होती है कि पेटीएम के संस्थापक कौन थे, विजय शेखर शर्मा को यूए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह समूह क्या था कि उन भाषाओं को स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है। और इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। अब क्या हुआ है कि विजय शेखर शर्मा जो है सार्वभौमिक, स्वीकृत और बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य समूह का भी हिस्सा बन चुके हैं। ये यही वाला है, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे है कि दिमितार कोवाशेव्स्की किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भाई बड़े गजब के नाम होते हैं। यहाँ पे ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके बाद आता है कि किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम या WFP के साथ हाथ मिलाया है, वो उड़ीसा ने मिलाया है। किसके साथ, WFP के साथ जो भारतीय राज्य है हाथ मिलाया है, यानी कि हाथ मिलाने का मतलब है कि दोनों मिलके काम करेंगे, तो वो है उड़ीसा राज्य। अब आता है यहाँ पे आगे कि जो रोबर्टा है मेट्सोला किस बहुपक्षीय संस्था की सबसे युवा अध्यक्ष है। ये हैं यूरोपीय संघ की, यानी कि जो आपका यूनाइटेड है, यूनाइटेड काउंसिल है, उसकी ये कौन है, तो यहाँ पे रोबोटा मेट्सोला जो हैं यूरोपीय संघ की कौन है, ये बनाई गई हैं अभी, मतलब सबसे आप ऐसा कह सकते हो कि कम एज वाली अध्यक्ष बनी है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा इनका डिटेल भी देख लेते हैं। जो ये 43 वर्षीय केंद्र दक्षिणपंथी सांसद रोबोटा मेट्सोला को क्या किया गया है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष या कि यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया। वे यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र माल्टा से हैं। ये कहाँ से हैं, तो सबसे छोटे राष्ट्र जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ जो है, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक देश को यूरोपीय संघ नहीं कहा जाता है, इसमें कई सारे देश शामिल होते हैं। जैसे जब कोई बात करे आपसे अरब कंट्री, तो अरब कंट्री में सिर्फ आपका अरब आ रहा, ऐसा नहीं है। अरब कंट्री में अरेबियन सी के आसपास की जो कंट्रियां हैं, तो वो सारी की सारी आएंगी, यानी कि 6 कंट्रियां आती है अरब कंट्री में। जैसे कि आप मैप में देखेंगे तो आपका मिलेगा जो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ये आपके अरब कंट्री होंगे। तो इसी तरीके से जो जब आप बात की करेंगे यूरोपियन संघ की, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा कंट्रियां हैं, 6 थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि कोई एक कंट्री नहीं, इसमें कई सारी कंट्रियां मिलके एक संघ बनता है, तो इसको आपको याद रखना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो संसद की अध्यक्ष बनी है वो कौन है, तो वो अभी बनी है रोबोटा मेट्सोला। अब यहाँ पे आता है कि किस देश ने यहाँ पे जो डिजास्टर के लिए शुरुआत की है, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे भारत ने की है। और भारत ने क्या की है कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर, यहाँ पे रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शुरुआत की गई है, वो कौन है, इंडिया हमारा कर रहा है, काफ़ी प्रगति कर रहा है, खैर। और इसमें
ये कर क्यों रहा है? यहाँ पे हुआ क्या है कि भारत ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन किया है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि इसकी मतलब की घोषणा गठबंधन की घोषणा की थी। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। और एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? तो ये 2006 को किया गया था। और एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के तत्वाधीन होता है। तो यहाँ से जो आपको मतलब ज़रूरी बात निकल के आती है, इंडिया ने कहाँ पे क्या किया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था। जो आपदा प्रतिक्रिया बल, जब आप देखते हो ना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, क्या होता है कि जैसे बाढ़ आ गई, जैसे साइक्लोन आ गए, ये आपका उड़ीसा वाले तट में होता रहता है, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में होता रहता है। तो हम देखते हैं गुजरात वाले एरिया में हो रहा है। तो वहाँ पे जब बाढ़ वगैरह आती है या कि साइक्लोन आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग क्या हो जाते हैं कि वहाँ पे आहत होते। और जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, और उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, हिमस्खलन हुआ था, तो वहाँ पे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एनडीआरएफ की टीम क्या करने में लगी, रेस्क्यू करने में लगी है। उनको भोजन पहुंचा रही है, जिनके पास तक जा रहा है, जिनको वहां से निकालना है निकाल रही है, जिनको मतलब जिस तरीके की सहायता वो दे सकते हैं वहां पे पूरी वो ये टीम करती है। पर्टिकुलर एक टीम आपदा प्रबंधन के लिए बनाई ही जाती है। वो कौन सी है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो ये टीम क्या करती है, मतलब कि इसका टीम का कब बनाया गया था? तो ये बनाई गई थी टीम 19 जनवरी 2006 को बनाई गई थी। किस मंत्रालय के अधीन ये है? तो होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है, जो अभी अमित शाह के अंडर में है, उस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पे अभी इसका मतलब कि स्थापना दिवस भी मनाया गया 19 जनवरी को। तो आपको ये बातें याद रखनी है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एंड आपने जो मैंने बोला लिखने के लिए, आपने उसे लिखा भी होगा। और बस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और हाँ, 1-2 दिन बर्दाश्त करिए, उसके बाद आपका कंटिन्यू क्लास जो मैडम ले रही हैं वही लेंगी। सो ऑल द बेस्ट।